नमस्कार। 24 की चुनौती में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं मतगणना के। और अभी जब हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वो साइट, तो भारतीय जनता पार्टी के एक पक्ष में जो है वो सीट चली गई है। बाकी 237 सीट्स जो हैं वहाँ पर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 97 सीटों पर लीड कर रही है। और भी पार्टियों की ऐसी स्थिति है जो अलायंस के अलग अलग घटक हैं, दल हैं। तो हम उस पर अभी चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम अभी देख लें कि अभी क्या कुछ बड़ी खबर हम तक आ रही है। लगता है कि कुछ बड़ा अपडेट है। बालाघाट से डॉक्टर भारती पारधी आगे हैं। बालाघाट से एक बड़ी खबर आ रही है। बैतूल से दुर्गादास उइके आगे हैं। टेक राम जी पीछे चल रहे हैं बैतूल से। भिंड से संध्या राय आगे चल रही हैं फूल सिंह बरैया को पछाड़ते हुए। अभी फिलहाल की जो स्थिति है, भोपाल से आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। ये जो लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं। नकुलनाथ जो कमलनाथ के पुत्र हैं वो पीछे चल रहे हैं। इस सीट को लेकर काफ़ी चर्चा थी, काफ़ी बड़ी सीट मानी जाती थी और पार्टियों ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी आगे चल रहे हैं। ये हमको आपको इलेक्शन अपडेट्स लगातार आपको दे रहे हैं। धार से सावित्री ठाकुर आगे चल रही हैं। राधे श्याम पीछे चल रहे हैं यहाँ से। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं और उन्होंने लगातार बढ़त बनाई हुई है। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा आगे निकल चुके हैं प्रवीण पाठक को पीछे करते हुए। हालांकि अभी मतगणना जारी है, अभी बहुत से दौरों की मतगणना होनी बाकी है। चौथे या तीसरे या चौथे दौर की मतगणना अभी चल रही है, तीसरे दौर की। बैतूल से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। भिंड, गुना, ग्वालियर की क्या स्थिति हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या स्थिति है। भोपाल से आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। ये लगातार इलेक्शन अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो लगातार जो अपडेट्स हैं हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल सामंतो जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किन्हीं कारणों से वो हमसे लाइव नहीं जुड़ पाए, लेकिन फ़ोन लाइव पर जुड़े हुए हैं। और वहीं शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए और इस आ रहे परिणामों का विश्लेषण करने के लिए। हम सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं धनंजय जी। जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, बिल्कुल हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि लूका सांप सीढ़ी वाला जो खेल होता है वो चलता दिखाई दे रहा है। कभी हम देख रहे थे 4, तो फिर हम कभी देख रहे थे 3, फिर अभी हम जब देखते हैं तो 10 और 1। हम पहले भी देख रहे थे 10 और 1, लेकिन ये लगातार जो आंकड़े हैं बदलते जा रहे हैं। ठीक है, अब तो गिनती शुरू ही हो गई है, परिणाम तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आप क्या देखते हैं, किस प्रकार की परिस्थिति देखते हैं छत्तीसगढ़ में, धनंजय जी? देखिए संजय जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी तक के जो रुझान प्राप्त हुए हैं, जी। ये इस बात को स्पष्ट बता रहा है कि जो टाइट फाइट है यहाँ पर, कांग्रेस हम्म। पार्टी मजबूती के साथ जनता के बीच गए चुनाव लड़ी है। हम्म। और जो चुनाव के अभी तक जो रुझान प्राप्त हुए, मैं भी एआईसी उसका नेशनल पोर्टल को देख रहा था, चुनाव आयोग का। जी। तो उसमें 4 से 5 सीटें ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जहां पे अभी डिफरेंस कांग्रेस और भाजपा के बीच में 1500 है, कहीं पे 2000 है, कहीं पे 3200 है। जी। और कुछ सीटों पर 10,000 के आसपास का है। तो निश्चित तौर पर अभी तो 4 से 5 राउंड हुए हैं। हम्म। और जब 4 से 5 राउंड में देखेंगे इस प्रकार के फाइट दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम इंतजार करना चाहिए। जी। 3 और 4 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेगी और जी। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। ठीक है। गोपाल जी, गोपाल जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। गोपाल जी आप सुन रहे थे, पहली बार तो धनंजय जी कह रहे थे कि उत्साहजनक टफ कॉन्टेस्ट है, कड़ा मुकाबला दे रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को। मैं लेकिन पूरे एक बार देश के परिप्रेक्ष्य में आपसे थोड़ा सा पूछ लूँ, छत्तीसगढ़ के विशेष। आपने हमने कल देखा था कि कल जब आपने लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे, हमने ये भी देखा था कि आज जब मतगणना होनी है उसके पहले ही आप लोगों ने बैनर पोस्टर टांग दिए थे जो विजय श्री के बैनर पोस्टर्स होते हैं। तो सर इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या इतना विश्वास था कि कुछ ऐसा होने वाला है? दूसरी ओर हम जब रुझानों की ओर देखते हैं, अभी जो अलग अलग तरीके के रुझान आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भी जो हमको आंकड़े मिल रहे हैं, उसमें भी एक मुकाबला तो दिखाई दे रहा है। खासकर हम जहां
उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां पर जो स्थिति दिखाई दे रही है वो एक अलग प्रकार की स्थिति बयान करती है। हम महाराष्ट्र की जब स्थिति देख रहे हैं तो वो अलग बनी हुई है। क्या कहेंगे इस पर गोपाल जी? ये जो कॉन्टेस्ट है क्या सही में कुछ बड़ा और टफ होने जा रहा है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस की परिस्थिति और मनस्थिति देखिए, 10-1 में भी उनको टाइट कंपटीशन दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में सुबह से जब से गिनती शुरू हुई है तो कांग्रेस सबसे ज्यादा जब रुझानों में आगे रही तो 3 सीटों पर आगे रही, और उस समय भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आगे रही, और इसको ये टाइट कंपटीशन मान रहे हैं। अब जब आज 10-1 की परिस्थिति को ये मानते हैं कि कंपटीशन है, और कंपटीशन है कहाँ? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसलिए थोड़ी कंपटीशन दिख रही है क्योंकि वहां ये वहां इनको मजबूत अलायंस मिले। बाकी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 29-0 चल रहा है, उत्तराखंड की बात करें तो 5-0 चल रहा है, कर्नाटक जहां इनकी सरकार है वहां 17 सीटों पर 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, असम में 0 सीट पर कांग्रेस आगे है, बंगाल में 1 सीट पर आगे पीछे हो रही है। कांग्रेस है कहाँ? कौन से टाइट कंपटीशन की बात कर रहे हैं? ये कौन सी परिस्थिति में इनको दिख रहा है कि लोगों का जन समर्थन इनको मिला है, लोगों का आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ है? इनको न तो जन समर्थन प्राप्त हुआ है, ना आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। राहुल गांधी खुद इतने कंफ्यूज थे, कभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कभी न्याय यात्रा निकाली, दो एक सीट पर चुनाव लड़ने वायनाड गए, वहां पे जब उनको लगा कि वो हार रहे हैं तो उन्होंने रायबरेली पे रास्ता पकड़ा। रायबरेली में जब चुनाव लड़ने गए तो इसकी मतलब दोगलेपन की हालत देखिए। राजनीति में, डेमोक्रेसी में सोनिया गांधी ने कहा कि ये पैतृक सीट है, पैतृक सीट है। आप बताइए डेमोक्रेसी में कोई पैतृक सीट नाम से कोई सीट होती है? ठीक है, नहीं गोपाल जी शशांक जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। शशांक जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी शशांक जी, आप देखिए जिस तरीके की, देखिए ये जो प्रवक्ताओं की अपनी चर्चा है, अपनी बातें हैं, वो अपनी जगह है शशांक जी, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूं कि इस पिछले 5 सालों में जो बहुत बड़े मुद्दे बने, जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ी, वो मुद्दे जहां माने जा रहे थे कि बड़े असरकारक होंगे, बड़ा वहां पर रंग दिखाएंगे, हो सकता है कि वो रंग इस बार सिर चढ़ कर बोले। हालांकि जो रुझान आ रहे हैं तो जो रुझान में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है। जो रुझान आ रहे हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के रुझान है, वो बहुमत की ओर बढ़ रही है। जो अलग अलग टेलीविजन्स हम जो दिखा रहे हैं, बाकी जो चैनल्स दिखा रहे हैं, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े से आगे निकल गई है। लेकिन मैं वही पूछूंगा शशांक जी आपसे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की स्थिति जब अभी आप देखते हैं, हो सकता है कि बाद में स्थितियां बिल्कुल करवट ले लें, बदल जाएं, बिल्कुल पक्ष में चली जाएं, लेकिन अभी की स्थिति पर आप क्या कहते हैं? देखिए संजय जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की स्थिति में नहीं पहुंची है जी। एनडीए जो है वो स्पष्ट बहुमत को पार किया है। जी एनडीए। दूसरी बात यह है कि अभी तो तीसरे, चौथे, 5वें राउंड की वोटिंग काउंटिंग चल रही होगी जी, और लोकसभा है। हम तो विधानसभा में भी 12-1 बजे तक मानते हैं कि एक अंतिम आकलन जो है 1 बजे तक हो पाता है। जी हाँ, और वो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक अंतिम परिणाम आते हैं। ये तो लोकसभा है, 8-8, 9-9 विधानसभा की एक लोकसभा है। मुझे लगता है कि अंतिम परिणाम आने में संख्या कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो रुझान दिख रहा है और जो एग्जिट पोल आया था जिसमें एक तरफा 400 भी दिखा रहे थे कुछ एग्जिट पोल वाले, तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि एग्जिट पोल आज जो एग्जैक्ट पोल है उस पर ट्रांसलेट नहीं हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज एनडीए जो है इसको एक भारी झटका, जो एक आकलन है, अगर हम औसत 290 से 300 सीटों का भी लें तो ज्यादातर एग्जिट पोल इसको 350 प्लस दिखा रहे थे, तो 50 से 60 सीटों का एक झटका लगा है। लेकिन संजय जी, आप ओवरऑल अगर आकलन देखें, ये जो समीकरण बदला है इसमें आपको जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन का फायदा होते कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैं जो देख पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी जो रुझान आए हैं उसमें 26% से और भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 40% वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 के सापेक्ष अगर देखेंगे तो अपने वोट प्रतिशत को इंटैक्ट रखा हुआ है, बरकरार रखा हुआ है।
लेकिन जो कांग्रेस पार्टी को 19% के करीब वोट मिला था 2019 में, आज वो लगभग 7% का एक गेन उसको दिखाई दे रहा है, जी। जिसके कारण मुझे लगता है कि ये सारा समीकरण एक बदला हुआ सा नजर आ रहा जी। है। ऐसे ही अगर आप दूसरी भी पार्टियों पर नजर डालेंगे, समाजवादी पार्टी हो, तो समाजवादी पार्टी वोट परसेंटेज में गेन नहीं कर रही है, लेकिन वो सीटों पे गेन कर रही है, क्योंकि गठबंधन का असर उनको दिख रहा है। जी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, बहुजन समाज पार्टी जो कम से कम 12 से 14% वोट शेयर लेती थी, जी। आज वो 2% से नीचे खड़ी है। इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर था उसके जी। वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर वो छिटक गए हैं, और जी। जो ये परिणाम दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि उसका बड़ा वोट शेयर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण अभी का जो रुझान दिख रहा है उसमें ऐसा समझ में आ रहा है। जी। अंतिम आंकड़ा लगभग 2 बजे 3 बजे के आसपास हमको स्पष्ट होगा, लेकिन ये जो मैं अभी के आकलन अभी के जो रुझान है उसका अगर आकलन करूं तो निश्चित तौर पर एनडीए बहुमत की तरफ जा रहा है, जी। लेकिन 350 प्लस सीटों में उनको 50 से 60 सीटों का नुकसान हो रहा है अभी के रुझान में। लेकिन अंतिम आंकड़ा क्या होगा ये तो आने के बाद ही समझ में आएगा, उसके बाद हम व्यापक और बहुत व्यवस्थित एक विश्लेषण कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अभी भी लेकिन जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को करीब 39.42% अभी वोट शेयर जो इलेक्शन कमीशन की साइड से वहाँ दिखाई दे रही हैं कि इतने वोट्स अभी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। लेकिन हालांकि आप जैसा कह रहे हैं अभी काफ़ी समय बाकी है, बाकी कई दौर की अभी गिनती बाकी है, उसके बाद परिणाम आएंगे। धनंजय जी, आपसे एक सवाल करूंगा, थोड़ा सा बताइएगा कि बार बार जो बातें होती हैं कि ईवीएम को लेकर और बदले जाने को लेकर और जो तमाम बातें हो रही हैं, हालांकि इस पर इलेक्शन कमीशन की भी बिल्कुल एक कहा जा सकता है जवाब आया है, तो ये बातें क्यों उठती हैं धनंजय जी बिल्कुल एन मौके पर जब मतगणना होनी है उसके तुरंत पहले? देखिए संजय जी, आपने बहुत बेहद अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल देश की जनता की सवाल है। आप देखेंगे कल ही बहुत जगह से जो इलेक्शन कमीशन के जो डाटा आए हैं उसमें, और जो पहले 70C फॉर्म दिए गए उसमें जो ईवीएम की मशीनों को लेकर जो नंबर में जो मिस्टेक आए हुए हैं, भाई ऐसा क्यों हुआ है? भाई भारत निर्वाचन आयोग है जिसके ऊपर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी है, जिसको लोकतंत्र के मर्यादाओं को बचाए रखने की जिम्मेदारी है, और उसके ही डाटा में और जो वो 2 डाटा वो जारी करते हैं कि एक पहला जो देते हैं उसमें कुछ और रहता है, दूसरा कुछ और रहता है, तो सवाल तो उठना लाजमी है ना। कई जगह बातें उठी हुई है। आप देखेंगे पुरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संबित पात्रा जी चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी सवाल उठाए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं उठाई है सवाल, तो स्वाभाविक सी बात है इस संशय को खत्म करने की जो ज्यादा ये दायित्व था, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग उस भूमिका को पूरा नहीं कर पाया है। जिस प्रकार से विपक्षी दल के शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, जिस प्रकार से विपक्षी दल के लोगों के उसको ट्रैक किया गया है। आप देखते हैं कि अगर राहुल गांधी जी कहीं चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, धनंजय जी कुछ जवाब तो आया इलेक्शन कमीशन, क्या उससे आप सहमत नहीं? इलेक्शन कमीशन ने उस पर कुछ जवाब भी तो दिया है। निश्चित तौर पर ये जवाब जो आया संतोषजनक नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, 70C फॉर्म आपने दिया कार्यकर्ताओं को, 70C फॉर्म आपने जब दिया उसमें बूथ के नंबर अलग है, बूथ के मशीन के नंबर अलग हैं, और उसके बाद फिर आप जारी करते उसके आंकड़े नंबर बदल जाते हैं। ये जवाब क्या हुआ? कंफ्यूजन की स्थिति तो पता है भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने किया है। भाई कांग्रेस के लोग सवाल तो उठाएंगे ना भाई कि आप कुछ भी करते रहे और हम चुप रहे, कैसे हो सकता है? और मैं तो भी कह रहा हूँ कि मैंने आपको पुरी का जिक्र भी किया, संबित पात्रा जी भी सवाल उठाए हैं, तो ये तो उठ रहा है ना। वे संशय को खत्म करने के दायित्व जो है भारत निर्वाचन आयोग का था, और निश्चित तौर पर हमने तो कहा ही है, हमने तो घोषणा भी किया कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो चुनाव ईवीएम मशीन से होगा, लेकिन जो देश की जनता की मांग है कि वीवीपैट मशीन की पर्ची को गिना जाए, हम उसकी व्यवस्था कराएंगे, हमने तो पहले ही कहा है। ठीक है, गोपाल जी जवाब दे लीजिए। जो धनंजय जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और ये खाली कांग्रेस के ही नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस ओर इशारा किया है। ठीक है, कांग्रेस खुलकर बोल रही है। गोपाल जी, धनंजय जी ने बोला अभी लास्ट उन्होंने जो बात की हो तो आप उपयोग किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वीवीपैट के काउंटिंग की व्यवस्था कराएंगे। तो देखिए इनके बातों में ये समझ में आता है कि सरकार में अगर ये जैसे मुंगेरीलाल का हसीन सपने को जैसे एक बहुत बड़ा सपना है इनका हालांकि सरकार में आना, लेकिन आप इनकी बातों को समझिए कि सरकार में आते साथ ये ऑटोनोमस बॉडी को कैसे कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो ऑटोनोमस बॉडी है ना, उसमें सरकार का क्या लेना देना है। अब आप इनकी मंशा देखिए,
इनके 65 साल तक की इन्होंने हर मशीनरी पर कब्जा करके रखा है, इनके बातों से ये प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात, जब इनकी सरकार कहीं बनती है इसी ईवीएम मशीन पे, तब ये त्याग पत्र क्यों नहीं देते? अगर इनको क्वेश्चन मार्क है तो इनको, अगर इनके मन में प्रश्न है तब प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं? जब इनकी जीत हो तब प्रश्न नहीं है, जब इनकी हार हो तब प्रश्न होता है। इन्होंने ना केवल मशीनरी पे क्वेश्चन मार्क किया, बार बार इन्होंने मीडिया पर भी क्वेश्चन मार्क किया। अगर मीडिया को ही सत्य, देखिए अब ये सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं इन लोग। सुनने आज के डेट में कांग्रेस के प्रवक्ता सुनने तक के भी तक, देखिए धनंजय जी, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था, आप भी अगर इतना धैर्य रख सकते तो आज इतने जीरो की परिस्थिति में नहीं आते। लोगों ने भी आपकी बातें सुनना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों की बातें आपने सुनना बंद कर दिया है। मैं आपको बड़े शिष्टाचार से, बड़े नम्रता पूर्वक बातें को रख रहा हूं। ठीक है गोपाल जी आपने बहुत समय दिया, आपको आपने अपनी बातें रखी। शशांक जी थोड़ा सा ये भी बताइएगा, शशांक जी जिस तरीके से आप ये एक नया मामला देख रहे हैं, किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है, आप एक पत्रकार के रूप में इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं? वास्तविक मसला क्या है ये? देखिए, मसला ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके हाथ में सारे संगठन होते हैं, चाहे संवैधानिक संगठन हो या प्रशासनिक संगठन हो। तो विपक्ष का काम है भाई, विपक्ष अगर मान लीजिए उसको लगता है कि कहीं पर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो अपनी बात कहता है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 150 जिलों, तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाई सबूत दीजिए कि किन किन जगहों पर बात की। उसके पहले जब भी ईवीएम की बात हुई थी तो निर्वाचन आयोग ने खुले मन से आमंत्रित किया कि भाई आइए आप ईवीएम को देखिए और बताइए कि कैसे हैक किया जा सकता है। तो जब इस तरह की बातें, सबूत और इसके साक्ष्य की बात की जाती है तो विपक्ष कभी सामने नहीं आता। तो इसलिए होता यह है कि जब वो आरोप लगाते हैं ना तो जनता में उसका कोई बहुत ज्यादा व्यापक असर होता नहीं है। हाँ, क्योंकि सरकार जिसकी होती है, एक पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस आधार पर निर्वाचन आयोग को आज भी मैं भारत के उन चुनिंदा संस्थाओं में मानता हूं जो बहुत निष्पक्ष होकर, बहुत तटस्थ होकर काम करता है। और जिस प्रकार से भारत में चुनाव होते हैं, इस बार तो दुनिया के बहुत सारे प्रतिनिधियों ने आकर देखा है। और मैं स्वयं भी निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया से जब सक्रिय क्षेत्र में जाके मैं रिपोर्टिंग करता था तो मैंने देखा है दुनिया का सबसे कठिन काम अगर है तो वह भारत में चुनाव करवाना, लोकसभा का चुनाव करवाना होता है। एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी अपनी जिंदगी दांव में लगाकर कितने लोग मर जाते हैं चुनाव कराते कराते। तो मुझे लगता है कि हमारे निर्वाचन आयोग की संपूर्ण प्रक्रिया और गतिविधि को जिस प्रकार सेना काम करती है ना, उसी मनोभाव से सिविलियन जो अधिकारी है वो चुनाव का काम करते हैं। बिल्कुल। तो जब आरोप लगाते हैं ना तो उनको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ, कुछ सबूत हो। अच्छा, आरोप लगाना विपक्ष का काम भी है, हम उससे मना नहीं करते, आपको लगाना चाहिए। शशांक जी मैं आपके पास लौटता हूँ सर। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन आप जैसी बात कह रहे हैं मैंने भी अपने रिपोर्टिंग के दौरान अभी हाल ही में मैं जब देख रहा था, जबकि भीषण लू चल रही थी, लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे थे, वहाँ पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में ये जो कर्मी हैं जिन्होंने ये लोकतंत्र का महायज्ञ संपन्न करवाया, वो खाली एक टेंट में हजारों की संख्या में लोग एक दो कूलर के भरोसे बैठे हुए थे और उनमें कई लोगों की तबीयत भी खराब थी। तो आप जो कह रहे हैं सच में जो सेना जो काम करती है वही ये कर्मी भी, अधिकारी जो होते हैं वो काम करते हैं। धनंजय जी अपनी बात कह लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, शशांक जी से मुझे उम्मीद था कि वो निष्पक्ष बात करेंगे, लेकिन चूंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी जानकारियां होती है, शशांक जी ये नहीं बता पाए कि 2019 में विपक्षी गठबंधन के दलों के लोगों ने इसी निर्वाचन आयोग के पास जाकर ईवीएम से चुनाव न कराने का आग्रह किया था, जिसे बिना किसी कारण के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अवसर दे के निर्वाचन आयोग ने खाली कर दिया था। अभी आप फिर देखेंगे लगातार निर्वाचन को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने निर्वाचन आयोग से भी आग्रह किया, 6 महीने में एक बार भी टाइम नहीं दिया गया। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कई सारे लोग हैं ना, कई सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जो ईवीएम को लेकर भूमिका पे सवाल उठाए हुए हैं, तो मुझे लगता है अगर कि आप किसी पत्रकारिता के पद में है, लोग आप पे भरोसा करते हैं तो सारी बातों को करना चाहिए। ठीक है, आप आरोप लगा दीजिए विपक्ष में, लेकिन सबसे बड़ा विपक्ष तो आप है शशांक जी।
पत्रकार है आप विपक्ष के भी विपक्ष है, जनता के भी विपक्ष है और सरकार के भी विपक्ष हैं। पर ऐसी आपकी क्या मजबूरी, मैं नहीं जानता कि आपको विपक्ष को ही कोसना है, विपक्ष की गलतियां निकालनी है, विपक्ष के खिलाफ ही बात करना है। खैर आपके दायित्व भी, मैं बधाई भी देता हूं, पर आपको यह भी बताना चाहिए विपक्ष ने जितने बार उसे टाइम मांगा, भारत निर्वाचन आयोग ने टाइम नहीं दिया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष हमेशा से शिकायत किया है। एक और राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की जांच होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हेलीकॉप्टर की जांच होती है, पर निर्वाचन आयोग की इतनी क्षमता और साहस नहीं रहा है कि अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर की जांच कर ले, नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर की जांच कर ले। तो स्वाभाविक बात है, दिख भी रहा है जो भाव क्या है निर्वाचन आयोग का, और हम तो सवाल उठाएंगे। और हमने बदलाव की बात क्या है, हम इस देश में बैलेट पेपर से भी चुनाव कराए, हमारी सरकार ने बैलेट पेपर से वीएम मशीन लाया है। अब जब वीएम मशीन में जब सवाल उठ रहे हैं ना, उसका भी जो निराकरण हमारी सरकार बनने के बाद होगा। हम ईवीएम के साथ, चुनाव के साथ वीवीपैट की पर्ची की गिनती कराएंगे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोचने का तरीका है, लेकिन कुछ लोगों को जो निष्पक्षता के जो भाव है, जो जनता चाहती है, उनको निष्पक्षता से बात करनी चाहिए। शशांक जी कह लीजिए सर, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करिए। क्या है, मैं धनंजय सिंह ठाकुर जी के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। आप जो सवाल पूछेंगे वो मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। मेरा एक पक्ष है, उसको मानना नहीं मानना उनके हाथ में है। अब मान लीजिए कि विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए, विपक्ष को सवाल उठाए तो कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भी आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, चुनाव आयोग भी खराब है, शशांक जी भी खराब है, धनंजय जी खराब है, आईटी भी खराब है, सरकार भी खराब है, सब खराब है। सबसे अच्छा कौन है? विपक्ष तो अभी कोई गलती नहीं करता है, बाकी जितने लोग हैं ना वो सब खराब है। तो हमारे धनंजय जी जैसे अच्छे कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, उनके सवाल का क्या है जवाब देना। ठीक है। मैं तो ये कह रहा था कि मैं किसी का सवाल, किसी का जवाब मैं नहीं मांग रहा था। आपने जो कहा बात सही है, यहाँ पर सवाल करने के लिए मैं हूँ, मैं सवाल करूँगा। और आप आपस में एक दूसरे का जवाब ना दें तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनंजय जी, अब आप धनंजय जी ठीक है, शशांक जी इससे हटकर कुछ कहना चाह रहे थे, जो बता रहे थे, मैं वो कह रहा था कि आप कंटिन्यू करिए। मैंने शशांक जी आपसे ये नहीं कहा कि वो जो कह रहे हैं उसका जवाब दे लीजिए, मैंने कहा कि कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मेरी बात यह है कि भाई आप आरोप लगाना तो आपका अधिकार है। नहीं भाई, विपक्ष में रहते हुए कोई आरोप नहीं लगाया, विरोध नहीं किया, तो किस बात का विपक्ष और किस बात के विरोधी हुए जी? आप करिए, लेकिन जब आप ये काम कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए, इस बात का भी ध्यान, पत्रकार हो सकते हैं लगे हुए हैं, उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम, उनकी ठीक है गोपाल जी आप जुड़े हुए हैं? गोपाल जी मैं बिल्कुल जुड़ा हूँ। मेरा धनंजय जी गोपाल जी ठीक है। देखिए यहाँ पर जो धनंजय जी कह रहे हैं और कुछ शशांक जी ने भी कुछ बातें कही थी कि जो उनकी बात थी, उनका ये कहना था कि जो तमाम संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन कहती हैं, शशांक जी का ये कहना था कि हर बात पर उन पर सवाल उठाना ठीक नहीं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं और धनंजय जी भी ये कह रहे हैं कि भाई हम विपक्ष हैं, हमें जो सवाल करने होंगे हम वो सरकार से करेंगे, व्यवस्थाओं से करेंगे, संस्थाओं से करेंगे, और ये हमारा अधिकार है, और ये भी हमारा अधिकार है कि उसका हमें जवाब मिले। गोपाल जी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, धनंजय जी बार बार बोल रहे हैं कि हमने चुनाव करवाया, हम आगे चुनाव करवाएंगे। क्या इलेक्शन कमीशन को वो मानने को तैयार नहीं है? वो मानते हैं कि सरकार चुनाव कराती है। ये इतने पुराने प्रवक्ता होकर, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होकर अगर ये मानने को तैयारी या बोलने को तैयारी कि सरकार चुनाव कराती है, तो अपने आप में लोकतंत्र पर वो कितना विश्वास रखते हैं, इसका वो खुलासा खुद कर रहे हैं। और आज मीडिया पर प्रश्न चिन्ह उठाना, आज शशांक जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे बीच मौजूद है, उन पर भी क्वेश्चन मार्क करना। और राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले बोल दिया था कि छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ रुपए लेके मीडिया बिक चुकी है। ये कैसे प्रश्न चिन्ह है? ये किस जगह पे? क्या विपक्ष होने का मतलब प्रश्न उठाना तो कोई भी प्रश्न उठाना, बिना सबूतों के प्रश्न उठाना, बिना तथ्यों के प्रश्न उठाना, बिना किसी बात के हुए, बिना किसी चीजों को देखे प्रश्न उठाना, क्या विपक्ष काम ये है कि अनर्गल प्रश्न उठाना? ये कैसा विपक्ष? अगर विपक्ष मजबूत हो तो विपक्ष का ये भी दायित्व है कि विपक्ष रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। विपक्ष के पास जो बातें बोली जाए उसके तथ्य होना चाहिए। ये बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम ऐसे चुनाव कराएंगे, हम ऐसे चुनाव कराएंगे, तो इलेक्शन कमीशन पे तो ये विश्वास ही नहीं रख रहे हैं। और अभी भी उन्होंने बोला कि हमने ईवीएम लाया, ईवीएम इन्होंने नहीं लाया, ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने लाया। अगर
मतपत्रों से चुनाव हुए तो इलेक्शन कमीशन ने करवाया, किसी सरकार ने नहीं कराया। आप इनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सरकार चुनाव कराती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जैसा कि फिर से आपके पास आता हूं, धनंजय जी, आपसे एक सवाल मैं कर लेता हूं कि जिस तरीके से हमारी बात हो रही थी, हमारी चर्चा हो रही थी, हमारी चर्चा ये हो रही थी कि अभी जो रुझान लगातार आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आंकड़े घटते बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो इलेक्शन कमीशन हमें बता रहा है उसके अनुसार 236 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का आगे चल रही है। गठबंधन नहीं, क्षमा कीजिएगा, गठबंधन नहीं, भारतीय चलिए पहले हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। पहले हम एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश में नोटा से छेड़छाड़, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर लोकसभा में नोटा ने तोड़ा रिकॉर्ड, ये बड़ी खबर है। अपने आप में ये कहा जा सकता है अद्भुत सा घर है। 90,267 मत मिले हैं नोटा को। देश में नोटा ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड पुराने सारे ध्वस्त कर दिए हैं। इंदौर लोकसभा में नोटा ने ये रिकॉर्ड किया है, ये कारनामा किया है, ये रिकॉर्ड तोड़ा है। 90,267 मत मिले हैं नोटा को। हम ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ से कॉन्टेस्ट किसके बीच था, कॉन्टेस्ट किसके बीच था इस लोकसभा सीट से। यहाँ पर नोटा ने एक बड़ा करिश्मा दिखाया है। मतलब आप समझिए, मतलब ये समझिए कि जब मतदाता मत डालने निकला तब वो दोनों ही उम्मीदवार को लेकर कहीं ना कहीं इतना आशंकित रहा होगा, या फिर उसके मन में कुछ ऐसी बाधा रही होगी, या फिर उसके मन में कुछ ऐसे सवाल गूंज रहे होंगे कि दोनों प्रत्याशियों को मत ना देकर उन्होंने नोटा को अपना मत दिया। और ये रिकॉर्ड एक बड़ा बना है कि वहाँ पर नोटा ने 90,000 से अधिक मत हासिल किए हैं। अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इंदौर लोकसभा सीट की हम आपको बात बता रहे हैं, ठीक है। अब हम चर्चा पर वापस लौटते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है। धनंजय जी, धनंजय जी, भैया मेरे को ना न्यूज 18 में जाना है। ठीक, ठीक है। तो धनंजय जी अपनी कुछ व्यस्तता है, ठीक है। एक और बड़ी खबर से आपको हम परिचित करवाते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है राजनांदगांव से। यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, कॉन्टेस्ट चल रहा है, ये कॉन्टेस्ट बड़ा तगड़ा है। धमतरी कुरूद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 28,000 से अधिक ज़्यादा मत मिले। हम आपको विधानसभा वार बता रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे जो हैं वो अभी लगातार मजबूत स्थिति में है। भाजपा को 40,140 वोट इन 3 विधानसभाओं से मिले हैं जहां हम आपकी बात कर रहे हैं। धमतरी कुरूद विधानसभा क्षेत्र की हम आपको बात बता रहे हैं, जहां पर कि 29,000 से अधिक मत भाजपा को मिले हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट के ये जो प्रत्याशी जो हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट से, आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा हाई प्रोफाइल एक सीट बनी हुई है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनका यहाँ पर सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे से, ठीक है। तो अभी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं उनसे आपको हम परिचित करा रहे हैं। अभी की जो स्थिति थी राजनांदगांव, ये लोकसभा की स्थिति थी, जहाँ पर हम बता रहे हैं कि अलग अलग विधानसभाओं की स्थिति क्या है, विधानसभा वार जो प्रत्याशियों को मत मिल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे 7,103 वोटों से आगे निकल चुके हैं। 7,103 वोटों से आगे निकल चुके हैं संतोष पांडे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उन्होंने पीछे कर दिया है। धमतरी कुरूद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 40,140 वोट मिले हैं। धमतरी कुरूद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 29,870 मत मिले हैं। संतोष पांडे 7,000 से अधिक मतों से भूपेश बघेल से आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ पर तगड़े कॉन्टेस्ट की बात की जा रही थी। हम अभी तक देख रहे थे कि वहाँ पर बड़ी मार्जिनल जो कहा जा सकता है कि जो आंकड़े थे बड़े मार्जिनल थे। कभी संतोष पांडे तो कभी भूपेश बघेल आगे हो रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे यहाँ से 7,000 से अधिक वोटों से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी स्थितियाँ और भी स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो अब हम लौटते हैं अपने डिबेट में, चर्चा में, जो हम बात कर रहे थे अपने
मेहमानों से कि जो मतगणना की स्थिति है, जो मतदान के क्षमा कीजिएगा, जो मतगणना के रुझान हैं वो क्या कहते हैं, अभी क्या वो स्थितियां बन सकती हैं या बिगड़ सकती हैं, जो कि दोनों ही गठबंधन को लेकर बनी हुई हैं। लेकिन अभी ये जो ब्रेकिंग है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा था कि अभी जो मतदान के बाद जो 7 चरणों में मतदान हुआ, उसके बाद जो मतगणना लगातार चल रही है, उसके रुझान क्या है, ये रुझान क्या कहते हैं, हम देख रहे हैं टेली लगातार बदलती जा रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो स्थिति थी वो लगातार बदलती जा रही है। जो इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं 239 239 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लीड बनाए हुए है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। 96 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इंडिविजुअल 2 पार्टी की हम बात कर रहे हैं, इनके अलायंस अगर जोड़ लें हम तो ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा बैठता है, जो पार्टियां आगे चल रही हैं जितने मतों से, जैसा मैंने बताया। लेकिन जो अलग अलग जो आंकड़े हमको मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि गठबंधन जो है, एनडीए जो है, वो जादुई आंकड़े को पार कर चुका है बहुमत के। तो अब ये देखना है कि बहुमत का आंकड़ा तो जरूर छूने जा रही है एनडीए अलायंस, और ये जो रुझानों में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन हम बात उनकी कर रहे हैं कि जो जादुई आंकड़े के ऊपर का एक बड़ा जादू दिखाया जा रहा था कि 400 पार, 350 से लेकर 400 तक कुछ एग्जिट पोल्स ने दिखाए थे। शशांक जी, आपको क्या लगता है कि वहां कहीं पहुंच पाएगा ये पूरा टैली? जो बात की जा रही थी 350 पार या फिर 400 पार, 370 की भी बात हो रही थी, शशांक जी। देखिए 300 के आसपास तो अभी एनडीए गठबंधन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जी। और बहुत सारी सीटें जो मैं देख रहा हूँ हर राज्यों में जी, तो कम से कम 60-70 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी मार्जिन, चाहे वो भाजपा की बढ़त की हो या एनडीए गठबंधन के बढ़त की हो, वो लगभग 1000 से 3000 5000 के बीच की है। तो आने वाले राउंड में देखिए, हमको चुनाव आयोग की जो काउंटिंग प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके धीरे धीरे पेटियां जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ खुलती है। तो धीरे धीरे अगर साउथ वेस्ट की तरफ खुलती है तो हो सकता है कि बहुत सारी विधानसभा, बहुत सारी जगहों पे स्थिति अभी परिवर्तन हो। आखिरी जो हम तालिका कह सकते हैं, जो एक परमानेंट रुझान हमको दिखाई देगा जिसमें बमुश्किल 4-5% में ही परिवर्तन आएगा, वो लगभग 4 बजे 3 बजे के करीब आएगा। ये जो आएगा मान के चलिए उससे 2-4% आगे पीछे होगा, वही अंतिम परिणाम है जी। मतलब ये जो परिणाम आ रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल की आप संभावना नहीं देखते? नहीं, अभी देख रहा हूं मैं, क्योंकि अभी 12 नहीं बजे हैं जी। अभी मुझे अंतिम परिणाम मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में 4 बजे, 3 से 4 बजे के आसपास में जो टैली बनेगी जी, उस टैली में 2 से 4-5% का ही हेरफेर होता है, वही अंतिम टैली होती है जी। ठीक है। इसी बीच हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, लगता है कि दिनेश जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हाँ शशांक जी, आपसे एक बार और फिर मैं समझना चाहूँगा कि अभी की जो स्थिति, आप हालांकि कह रहे हैं कि 4 बजे तक 3, ठीक है, ये सच है कि 3 से 4 बजे तक ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाती है कि जो रुझान है और परिणाम जो हैं वो किस दिशा में, वो रुझान परिणाम बनकर किस दिशा में बैठ रहे हैं, किस पार्टी के पक्ष में, अलायंस के पक्ष में जा रहे हैं। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन अभी भी मैं जब स्थिति देखता हूं उत्तर प्रदेश की तो वो बड़ी चौंकाने वाली है। अभी भी जब मैं स्थिति देखता हूं महाराष्ट्र की तो वो चौंकाने वाली है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ होगा, क्या लगता है आपको शशांक जी? देखिए उत्तर प्रदेश में तो सीधा मुझे लग रहा है कि देख क्या होता है संजय जी,
गठबंधन करते हैं जी और जैसे हम लोग खून देते हैं ना, किसी व्यक्ति को अगर ब्लड डोनेट करना है तो हम उसका ब्लड ग्रुप देखते हैं, आप बेमेल ब्लड ग्रुप नहीं कर सकते। जी वैसे ही राजनीतिक विचार भी जो है ना, अगर आप बेमेल गठबंधन करेंगे तो वोट का ट्रांसफर कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दो धुरी की पार्टी अगर मिल के गठबंधन करी है तो जरूरी नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता शिफ्ट हो या समाजवादी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता शिफ्ट हो जी लेकिन मैं जो इस चुनाव में अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें देख रहा हूं जी कि इस बार का गठबंधन जो है वो बेमेल गठबंधन होते हुए भी वोट का ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है और वो उसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को होता दिख रहा है। जी दूसरी बात जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि वोट के परसेंटेज में कांग्रेस पार्टी लेकिन हो सकता है कि सीटों के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह पतन हुआ है पूरे देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश खासकर की राजनीति में, जी मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट ट्रांसफर हुआ है वो भाजपा की तरफ कम और इंडी गठबंधन की तरफ ज्यादा हुआ है, जिसके कारण उनको उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी दिनेश जी, जो लगातार हम रुझानों की बात कर रहे हैं और ये रुझान किस ओर जाकर बैठेंगे, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे और ये बिल्कुल विदित भी है कि ये जो रुझान है 4 से 4:30, 3:30 से 4 बजे के बीच जाकर कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत दे पाते हैं कि वो परिणाम किस दिशा में, किस गठबंधन की ओर, पार्टी की ओर जाने वाला है। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, छत्तीसगढ़ की तो मैं बात कर ही रहा था, यहाँ पर तो वो जो कॉन्टेस्ट है चल ही रहा है, अभी 10-1 की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की, किस रूप में आप भी देखते हैं, और पूरी टेली को भी एक बार बताइए, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान बनता दिखाई दे रहा है, जो गठबंधन है एनडीए उसके पक्ष में ये जो रुझान दिखाई दे रहा है, और दूसरी ओर इसको थोड़ा कंट्राडिक्ट कर रहा है ये उत्तर प्रदेश। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग, डीए न्यूज़ प्लस सबसे पहला नतीजा आया है, सबसे पहला नतीजा आया है। गांधीनगर से अमित शाह जीत चुके हैं। हम आपको सबसे पहला नतीजा बता रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस पर, हम आपको सबसे पहला नतीजा बता रहे हैं कि गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं। सबसे पहला रिजल्ट आया है, गांधीनगर से अमित शाह चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दी है। डीए न्यूज़ प्लस पर सबसे पहला नतीजा हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह, गांधीनगर से अमित शाह चुनाव जीत चुके हैं। अब ये जो नतीजा है, जिस तरीके से इस नतीजे की बात हो रही है, ठीक है, आप अभी ये ब्रेकिंग बंद कीजिए, हम लगातार अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो हम बात करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। जिस तरीके मैं आपसे यही पूछ रहा था, दिनेश जी आप जवाब दे लीजिए, मैंने आपसे सवाल किया था। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ बढ़ता जाएगा। 400 पार का नारा लेके चले थे क्योंकि हमारे पास विजन है जी, हमारे पास एक नीतियां हैं, हमारे पास एक सिस्टम है लड़ने का। और आप हम सब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा सफल करने में जाएगी। लेकिन मुझे तरस आता है कांग्रेसियों के ऊपर, जब इनकी लीड आती है तब तक ईवीएम ठीक है, जहां बीजेपी की लीड आती है ईवीएम खराब हो जाता है। ईवीएम खराब नहीं होता भैया, आपका मस्तिष्क खराब हो जाता है। और आप देखिएगा 4-4:30 बजे के तक आते आते भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा सफल करने में सफल होगी, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। अभी कहीं तीसरे राउंड की, कभी चौथे राउंड की काउंटिंग चालू है, अभी 16 राउंड 18 राउंड तक की काउंटिंग होनी है। 4 राउंड में आप 18 राउंड की कोई तुलना नहीं कर सकते। अभी बहुत परिस्थितियां चेंज होगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। दिनेश जी, लेकिन मैं ये बात कर रहा था, ये अभी हनुमान से मेरी चर्चा भी हो रही थी अलग अलग प्रवक्ताओं से और राजनीति के जानकारों से, कि 400 पार के इस आपके बड़े लक्ष्य या फिर बड़ा यज्ञ कहिए, उसमें
जो आहुति देने वाले जो दो सबसे बड़े राज्य थे, खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, सर वहाँ तो स्थितियाँ अभी कुछ और दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये यहाँ तक देखने को मिल रहा है, मुसलमान भाई जो एक है वो एक होकर वोट दिए हैं। ये चीज देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, क्योंकि जहां जहां हम देख रहे हैं मुस्लिम बहुल ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल गया, हिंदू वोट डिवाइडेड दिख रहे हैं वहां। तो ये एक रणनीति हो सकती है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो विभिन्न होगी। मुझे अभी भी विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और उत्तर प्रदेश के लोग जिस हिसाब से वहाँ करप्शन मिटा है, गुंडा राज खत्म हुआ है और राम राज्य की स्थापना हुई है, उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक है और उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट देने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 4 या 3 राउंड की काउंटिंग हुई है। अभी कहीं 18 राउंड का भी, कहीं 17-16 वहाँ के पोलिंग बूथ के ऊपर उस राउंड की काउंटिंग होगी। तो 4 राउंड में भी तुलना करना मैं अभी युक्ति संगत नहीं मानता हूँ। 4 बजे तक स्थिति बहुत स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी और आप में सब देखेंगे 5-6 बजे तक स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी और आप में सब हम देखेंगे यहाँ पे कांग्रेस बैठकर ईवीएम का फिर रोने वाली है, क्योंकि हारती है तो इनके पास कुछ नहीं है, ईवीएम का रोना है, और जीतती है तो बहुत खुश होती है। ठीक है शशांक जी बस आप कंक्लूड करिएगा, क्योंकि मैं फिर उसके बाद डिबेट आगे बढ़ाऊंगा मेहमानों के साथ। आप थोड़ा सा कंक्लूड कीजिएगा, ये जो रिजल्ट बता रहा है, ये जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में दिनेश जी भी कह रहे हैं, क्या ये आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उनको लेकर भी कोई ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक संकेत हैं, ऐसा मानते हैं, या फिर वो कुछ अलग होता है? देखिए, 2 प्रमुख राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वो है हरियाणा और महाराष्ट्र जी, और दोनों में जो रुझान आ रहा है उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में हमको किस तरह से चुनाव लड़ना है, क्योंकि जो भी पिछले 5 साल में घटा है महाराष्ट्र में जी, इसका एक परिणाम, इसका एक प्रभाव हमको इस चुनाव के रुझानों में दिख रहा है। ये अंतिम परिणाम में कहाँ जाकर ठहरेगा ये कहना मुश्किल है जी, क्योंकि हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 जीती थी जी, इस बार 28 में लड़ रही है, तो 23 से कम तो नहीं होगा, 1-2 सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी के रुझानों में भाजपा को 5 सीटों का निश्चित कमी है, जो हम ऐसा मान के चल रहे थे कि यहाँ पर बिल्कुल कम नहीं होगा। जैसे आप मानिए गुजरात में हम ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी इस समय तक 1 सीट पे आगे चलेगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश तो बहुत ही अप्रत्याशित सा दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 राज्य हैं इन पर प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा और पार्टी को एक बार विचार करना पड़ेगा अपनी रणनीति पर जी। तो ठीक है शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश जी, आप भी इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लगातार आप तक काउंटिंग के जो मतगणना चल रही है उसके अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।